करोगे, जिसमें आप लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फायदे उठाओगे, जिसमें आप कंपटीशन की थ्रेट्स कम करोगे और अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करोगे। तो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही है कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर से आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करोगे और थ्रेट्स को कम करोगे, और उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लोगे। तो उन स्टेप्स को डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर बताया गया। ठीक है, व्हाट आर द 2 चेंजेस इन एसए मैं आपको बता दूं। पहले एक तो चैप्टर 1 के अंदर चेंज हुआ है, फिर मैं अभी हम उस पर आते हैं। चैप्टर 1 के अंदर उन्होंने पेस्टल एनालिसिस वगैरह इस तरह से कुछ चीजें ऐड की हैं, और एक चैप्टर 4 के अंदर उन्होंने कुछ आप कह सकते हो स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंजेस किए। मेनली 2 चैप्टर्स के अंदर चेंजेस किए, चैप्टर 1 के अंदर और चैप्टर 4 के अंदर प्राइमरली। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक इन सीए? रांची का एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट, आप लोगों ने शायद, आई डोंट नो, मतलब आप में से कितने बच्चों ने उनका नाम सुना हुआ है। देयर इज ए पर्सन वेरी फेमस इन रिलायंस इंडस्ट्री एंड हिज नेम इज मनोज मोदी। आई वांट टू हेयर फ्रॉम यू गाइज, कितने बच्चों ने मनोज मोदी का नाम सुना हुआ है? काफी बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सुना हुआ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे दोस्त का नाम भी मनोज मोदी है। मैं रिलायंस के मनोज मोदी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मनोज मोदी रिलायंस का टॉप स्ट्रेटेजिक मैनेजर है, आप ऐसे समझ लो। रिलायंस की सारी स्ट्रेटेजीज मनोज मोदी डिजाइन करते हैं एक तरह से, विद डेफिनेटली मुकेश अंबानी के साथ में, एंड ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नंबर 1, रिलायंस की सारी स्ट्रेटेजीज मनोज मोदी बनाता है। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ही इज द 3rd मैन इन रिलायंस एम्पायर, 2nd और 3rd मैन जो भी आप उसको कहो। He is the key person who is a chartered accountant, number 1, and he is not looking after day-to-day finance now. He is not looking after accounts. He makes strategies कि कौन से बिजनेस में जाना है। अब स्ट्रेटेजी देखो क्या होती है, कौन से बिजनेस में जाना है, किसमें कितनी इक्विटी लेनी है, कौन से बिजनेस से बाहर आना है, ये स्ट्रेटेजी है। एंड ही इज नॉट डूइंग अकाउंट्स, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ लेट्स कम टू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दीपक पारिक जो एचडीएफसी का एमिरेट्स चेयरमैन है, बट देयर इज अनदर पर्सन हुज नेम इज आदित्य पुरी। मेरे ख्याल में आप सब लोग जानते होंगे आदित्य पुरी का नाम भी। हाँ, टाटा का एमडी भी, मिस्त्री भी, ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर। आदित्य पुरी का आप सब लोग नाम जानते होंगे, जहां तक मैं सोचता हूं। कौन है आदित्य पुरी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो? नॉट आदित्य बिरला ग्रुप का, उसको छोड़ दो, कुमार मंगलम बिरला नहीं पूछा मैंने, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी, हु इज आदित्य पुरी? स्वरूप नगर कह रहा है एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन, एब्सोल्युटली। एचडीएफसी बैंक का एमडी जो है, एचडीएफसी बैंक का एमडी आदित्य पुरी, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी डे टू डे अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक्टिविटीज। व्हाट ही डज, उसका क्या काम है? उसका काम है स्ट्रेटेजी बनाना। क्या स्ट्रेटेजी बनाना? कि किस तरह से हम अपने बैंक के अंदर ग्रोथ लाएं। क्या प्रॉब्लम है आदित्य पुरी के लिए सबसे बड़ी? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं क्या उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, दीपक पारिक इज मे बी द चेयरमैन, आदित्य पुरी इज द एमडी। आदित्य पुरी एमडी है उसका, एचडीएफसी का। क्या प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे बड़ी? उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैंकिंग के अंदर आज बहुत कंपटीशन है, इमेंस कंपटीशन बैंकिंग सेक्टर के अंदर। यस बैंक कहता है मैं आपको 7% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दूंगा। कोटक बैंक मैं आपको 6% सेविंग पे अकाउंट दूंगा। किस बेसिस पे कह रहे हैं वो लोग? ये स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी? टू विन द कस्टमर। कहां से कस्टमर विन करो? फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो अभी भी 4% दे रहे, और उनको पता है एचडीएफसी के, आईसीआईसी के ये लॉयल कस्टमर हैं और इनको छीन के लाना है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने 6% क्यों नहीं किया? इफ समबडी आस्क कि यार यस बैंक ने 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया सेविंग अकाउंट के ऊपर,
कोटक महिंद्रा ने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया सेविंग अकाउंट के ऊपर। क्या आपके दिमाग में यह नहीं आता कि एचडीएफसी ने 6% क्यों नहीं किया, आईसीआईसीआई ने 6% क्यों नहीं किया? कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ए कस्टमर फ्रॉम बैंक इफ बैंक इज प्रोवाइडिंग रीजनेबल गुड सर्विसेज। ए कस्टमर may not switch the saving account because he will normally not keep big money in the saving account। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, वो सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत बड़ा पैसा नहीं रखेगा। तो नॉर्मली ए कस्टमर विल नॉट स्विच हिज सेविंग अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। तो आदित्य पुरी ही द चेयरमैन, ही में ऑल्सो डिसाइड कि अरे यार कोटक महिंद्रा ने 6% सेविंग पे बैंक इंटरेस्ट कर दिया, तो सारे कस्टमर वहां भाग जाने चाहिए, प्रैक्टिकली सारे कस्टमर वहां भाग जाने चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो 4% पे भी अभी सर्वाइव कर रहे हैं। किस बिना पे उन्होंने ये डिसीजन लिया? स्ट्रेटेजी कि लेट देम गिव 6% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने दो। अगर वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, कल को लॉसेज में आएंगे, क्योंकि उनको पता है इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एट 6% इंटरेस्ट इन द सेविंग अकाउंट। कल को अगर वो लॉसेज में आएंगे, मैं आपको जनरल सी बात कह रहा हूं, दे विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिसट्रस्टेड, टू बी द मिसट्रस्टेड। नहीं कर रहा वो। आईसीआईसीआई बैंक, चंदा कोचर जो उसकी एमडी है, नहीं चेंज कर रही, दे आर मेकिंग इट स्टिल द 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो स्ट्रेटेजीज है बैंक की। और क्यों कोटक महिंद्रा ने और यस बैंक ने किया? क्योंकि उनके पास मास ऑफ कस्टमर नहीं है, उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर नहीं है, एंड दे वांट टू ब्रिंग दैट नंबर ऑफ कस्टमर, जो कि ऑलरेडी आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के पास है। तो एक मैं जनरल सी बात कर रहा हूं कि मैं कुछ एक छोटी सी चीजें बता रहा था, एक जनरल सी बात बता रहा था। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है थ्योरेटिकली, जैसा हमारे सिलेबस के अंदर है। हम बहुत ज्यादा सिलेबस से डेविएट नहीं करेंगे, बट श्योरली हम टाइम टू टाइम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। हमें एक व्यू बनाना है, अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो भी नहीं सकता। जनरली मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे आप इंडस्ट्री में जाओगे तब भी, आप किसी भी मतलब जिसको बोलते हैं ना कि फाइनली एक एस्पिरेशन जो होती है प्रोफेशनल की, कि फाइनली तुम क्या बनना चाहते हो, आप फाइनली मैं आपको बोल सकता हूं कि वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना चाहता है जिसमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, बिजनेस को ग्रो कराया जाए, बिजनेस को आगे ले जाया जाए, कंपटीशन से डील किया जाए। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स। बट एनीवे, हम उस पर बाद में आएंगे। अब हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आपको ये बता रहा था हमें टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 7 चैप्टर्स के अंदर इनफैक्ट हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, और हम हर चैप्टर के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आउट दूं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, so you will see we have to study total 7 chapters। हमें 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं टोटल। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली हम इसके अंदर ऐसे पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा कि अगर ये बिजनेस है तो इसके चारों तरफ जो कस्टमर सप्लायर वगैरह होते हैं वो उसका एनवायरनमेंट होते हैं। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। तो हमारे क्वेश्चन जो होंगे इस एनवायरनमेंट के ऊपर होंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑल्दो हमें इस चैप्टर के अंदर बिजनेस पॉलिसी पे कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको ये बता दूं, इट्स नथिंग। बट हां, उसमें हमें यह बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस पॉलिसी का एक पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि विजन बनाना, जैसे कि मिशन बनाना, या मैं इसको विजन एंड मिशन एक साथ कर देता हूं। विजन एंड मिशन बनाना,
ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब विन करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी विन करता है जब वो एक विजन बनाए, जब वो एक मिशन बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, कहते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर हु इज द बिगेस्ट इन विजनरी। कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर आज तक का सबसे बड़ा विजनरी किसको कहा जाता है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर आज तक का सबसे बड़ा विजनरी किसको कहा जाता है? बच्चे कह रहे हैं IBM, कोई कह रहा है इंटेल, कोई कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट। मैं पर्सन की नाम पूछ रहा हूं, पर्सन, और मैक्सिमम पर्सन के जो नाम आ रहे हैं दे आर सेइंग स्टीव जॉब्स। नो डाउट मैं आपको बोल सकता हूं, इतना आगे तक इवन जो मार्ट या बिल गेट्स या जो भी दूसरे लोग हैं, इंटेल का मान लो गॉर्डन मूरे, इन्होंने इतने आगे तक की नहीं सोची थी जितना स्टीव जॉब आगे सोच गया था, एंड दैट टू इन ए नॉट ए वेरी बिग एज एक्चुअली। कहते हैं, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, 1980 के अंदर अराउंड 32 इयर्स बैक, 32 साल पहले, एंड स्टीव जॉब वाज हार्डली 25 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। 57 इयर्स की एज में तो उसकी डेथ ही हो गई। कहते हैं ये जो एरा था 1975 से लेके 80 तक का, ये जो टाइम पीरियड था, कहते हैं इसी टाइम पीरियड में स्टीव जॉब्स जो है उसका मैक्सिमम थ्रस्ट जो था ना, वो इन एप्लीकेशंस के ऊपर था, जिसको बोलते हैं इन एप्लीकेशंस के ऊपर। किसी ने सोचा भी नहीं था। उसको लगता था कि कंप्यूटर फाइनली इस काम के लिए यूज होंगे, और आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैक्सिमम जो अर्निंग है, मैक्सिमम रेवेन्यू जो है, मैक्सिमम यूज जो है, वो इन एप्लीकेशंस में हो रहा है। वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नेचर है, वो नेचर की चीजों को देख के एंजॉय करने की है, या अपने आसपास के एनवायरमेंट को देख के एंजॉय करने की है। एंड द मोमेंट ही विल सी सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑन कंप्यूटर्स, मूवीज, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, सॉन्ग्स, मतलब जो उसको एंटरटेन करती हैं, एंड वो चीज उसने अचीव की है जो उसने इतना पहले सोच लिया था। तो एक जनरल सी बात कर रहा हूं मैं, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स देखने हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, विजन एंड मिशन, ऑब्जेक्टिव, आप डिफरेंस भी देखते जाओगे। फिर होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, ये आपको लिखना है, ये ध्यान से सुनना, ये आपको सब कुछ, ये चीज लिखनी है आपको। रजिस्टर लाए हो ना आप लोग, मेन पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है? मैं पढ़ाऊंगा आपको यहां से, लेकिन मेन पॉइंट्स लिखोगे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एंड देन strategic planning, and then formulation, strategy formulation, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, ध्यान से देखना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स ये कहते हैं कि पहले आपको कुछ मिशन बनाना पड़ता है, उस मिशन के बेसिस पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, विजन एंड मिशन के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं। फिर आपको कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस और इन सब चीजों के। उसके बेसिस पे फिर आप एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हो। फिर आप देखते हो कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज हैं। उस स्ट्रेटेजी को फिर आप फॉर्मुलेट करते हो। फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है कि मार्केटिंग वाले ये काम करेंगे, प्रोडक्शन वाले ये काम करेंगे, फाइनेंस वाले ये काम करेंगे। तो यहां आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, ध्यान से सुनना। यहां फिर उस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हो, यहां प्लान करते हो, मतलब डिफरेंट स्ट्रेटेजी देख के एक सिलेक्ट करते हो और फिर यहां फॉर्मुलेट करते हो और फिर उसको इंप्लीमेंट कर देते हो। ये हमारे 5 चैप्टर्स हैं। ये पहले इसी सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये आपका चैप्टर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर 2 के अंदर हम ये सब्जेक्ट से सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, लेकिन हमारा थ्रस्ट इन पे होगा। चैप्टर 2 इज अबाउट विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली, बट हां हम ये सारे स्टेप्स भी पढ़ेंगे क्योंकि इसका नाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। चैप्टर 3 इज स्ट्रेटेजी एनालिसिस,
इतना आसान लिंक है, मैं आपको बोल सकता हूं सारे चैप्टर्स का। ये चैप्टर 3 है आपका, तो चैप्टर 2 आप सारे स्टेप्स जरूर पढ़ोगे, लेकिन डिटेल में 2 ही सब स्टेप्स पढ़ोगे, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव। स्वरूप नगर का क्वेश्चन है कि मुकेश अंबानी का विजन प्रॉफिट मेकिंग है या ऑब्जेक्टिव। आई थिंक अगर विजन प्रॉफिट मेकिंग हो जाए, मैं इस चीज को रिप्लाई करना चाहूंगा क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक स्वरूप नगर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। मुकेश अंबानी का विजन प्रॉफिट मेकिंग है या ये उसका ऑब्जेक्टिव है, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, इज दिस ए विजन ऑफ मुकेश अंबानी और ऑब्जेक्टिव ऑफ मुकेश अंबानी? जनकपुरी कह रहा है दोनों है, रायपुर कह रहा है ऑब्जेक्टिव है, फरीदाबाद कह रहा है ये तो उसका विजन है, गंगानगर कह रहा है उसका विजन है, रोहतक कह रहा है उसका ऑब्जेक्टिव है। सो लेट मी टेल यू, अगर कोई पर्सन ये बोलेगा ना कि प्रॉफिट मेकिंग मेरा विजन है, वो पर्सन 2, 4, 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। मेरा विजन है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, बस। प्रॉफिट मेकिंग कैन बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज फ्रॉम ए विजन यू विल हैव मेनी थिंग्स। विजन क्या होगी, ध्यान से सुनना। आई वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट रिफाइनरी कंपनी इन द वर्ल्ड, नंबर 1। या रिलायंस वॉन्ट्स टू बी द बिगेस्ट रिफाइनरी कंपनी इन द वर्ल्ड। रिलायंस वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस एट ए मिनिमम कॉस्ट। रिलायंस वॉन्ट्स टू रिफाइन पेट्रोल या जो भी कह लो, रिलायंस वॉन्ट्स टू रिफाइन क्रूड ऑयल एट मिनिमम कॉस्ट। दैट कैन बी विजन। विजन कैन नॉट बी like I want to earn the maximum profit. Profit can be the outcome of vision. If it is a vision, ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। If it is a vision, everyone will criticize that vision. In the sense, कोई भी उस विजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा and maybe your organization will not be able to grow them. उसका आउटकम हो सकता है, अब ये कह सकते हो कि रिलायंस वर्ल्ड की बेस्ट रिफाइनरी बनना चाहता है, रिलायंस वर्ल्ड के अंदर मिनिमम कॉस्ट पे क्रूड ऑयल को रिफाइन करना चाहता है। यू कैन मेक सच काइंड ऑफ विजन्स। यस, विदाउट विजन नथिंग इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली, बट यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट मेकिंग एज ए विजन। आप अगर बिगेस्ट रिफाइनरी बनोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनोगे, अगर आप एक हाईएस्ट क्वालिटी रिफाइनरी प्रोड्यूस करोगे, तो आप अपने आप प्रॉफिट भी कमाओगे। बट यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट मेकिंग एज ए विजन। तो पहले विजन आना जरूरी है, प्रॉफिट मेकिंग उसके बाद आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। यस, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव होगा। यस, एब्सोल्युटली, नो डाउट। मुकेश अंबानी का ऑब्जेक्टिव है कि उसको बहुत प्रॉफिट कमाना है। यस, करेक्ट, एक्सेप्टेड। ठीक है, रिलायंस हमेशा अनएथिकल अप्रोच क्यों करता है, कभी बायबैक एटसेट्रा? आई डोंट थिंक बायबैक इज अनएथिकल अप्रोच। एक क्वेश्चन और आया है कि रिलायंस अनएथिकल, आई डोंट थिंक बायबैक कर रहा है वो। आपने बहुत सुना होगा आजकल रिलायंस बायबैक करना चाह रहा है शेयर। ये अनएथिकल नहीं है, बायबैक करना कोई अनएथिकल नहीं है। इनफैक्ट ये तो जनरली कहा जाता है कि शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि जब वो बायबैक करेगा तो 10% प्रीमियम पे ही बायबैक करेगा। तो ये अनएथिकल नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा अनएथिकल है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने जानबूझ के शेयर की प्राइस इतनी कम कर दी हो कि अब बायबैक कर लो, ये अनएथिकल हो सकता है। बट दिस इज नॉट अनएथिकल इफ यू वांट टू बाय बैक योर शेयर। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे जानते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, इनसाइडर ट्रेडिंग। यस या नो का आंसर दो मुझे। इनसाइडर ट्रेडिंग सारे बच्चे जानते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। क्या लो इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ करता है? यस या नो बोलो। क्या लो इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ करता है? यस या नो बोलो। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर लो? सारे बच्चे कह रहे हैं नो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है मुकेश अंबानी अपने ही शेयर को खरीद और बेच रहा हो और स्टॉक मार्केट के अंदर। वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसको सारी रिलायंस की इंफॉर्मेशन पता है। He cannot do this. It is a big, big crime. बहुत बड़ा क्राइम है ये इनसाइडर ट्रेडिंग करना। बट बायबैक ऑफ शेयर कर सकता है, वो परमिटेड है।
वो एक रूल है, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अगर कंपनी को लगता है कि उसके शेयर प्राइस को अंडर वैल्यू किया जा रहा है मार्केट द्वारा, तो वो एक ऑफर दे सकता है मार्केट के अंदर कि आई वॉन्ट टू बाय बैक माई शेयर एंड दिस इज द प्राइस वेयर आई वॉन्ट टू बाय बैक। इस प्राइस पे मैं बाय बैक करना चाहता हूं। सो बेसिकली रिलायंस अगर शेयर बाय बैक कर रहा है तो मैं उसको अनएथिकल नहीं कहूंगा। अगर आप जनरली सी बात कर रहे हो, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है अपने शेयर की प्राइस बढ़ाने की। हां, हो सकता है उन्होंने पिछले 2 साल में जो रिलायंस के शेयर प्राइस गिरी है 1200-1300 आके 800 रुपए हो गई है, हो सकता है वो जानबूझ के हो या कुछ एक्सटेंट हो उसके अंदर। खैर एनीवे, हम उस चीज पे बाद में आएंगे। नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग्स। हम इस चीज पे आते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये हमारे जो चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे एंड देन विल कम टू दिस चैप्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं आपको बोल सकता हूं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपको यह बताता है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ पे जीते हैं, जो कि इंटरनल होती है, और उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे मार्केट से अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करते हैं, उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे थ्रेट्स को कम करते हैं, और उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपनी वीकनेसेस को भी ढकते हैं। फाइनली इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सबसे बड़ी सुप्रीम चीज होती है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, और स्ट्रेंथ इंटरनल होती है। अगर मैं आपसे पूछूं रिलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिलायंस, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ दिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी जो है, स्वॉट एनालिसिस उसी का ही पार्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे ख्याल में मेरठ के बच्चे कह रहे हैं गुडविल। आई विल नॉट से गुडविल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिलायंस, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिल्कुल खारिज कर सकता हूं इस बात को। रिलायंस की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, और दूसरी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। मैं मुकेश अंबानी वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं। अगर मैं रिलायंस की 2 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखता हूं, तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दे आर हैविंग ए ह्यूज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, बिलियंस ऑफ डॉलर्स they have on cash in their balance sheet or in different investments, billions of dollars मैं कह सकता हूं। ओबराय उन्होंने खरीद रखा है, शायद आपको पता होगा, ओबराय होटल्स। रिसेंटली उन्होंने एक और कंपनी बाय की है, बहुत थोड़े टाइम पहले, एक पूरी, ऑल्दो दे आर नॉट फुल टाइम डायरेक्टर इन दैट, बट दे हैव बॉट रिसेंटली ए बिग कंपनी, आई फॉरगॉट दैट नेम। एनीवे, दे हैव ए ह्यूज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास सिर्फ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है, नहीं, उनके पास कुछ उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ भी है। और वो क्या है उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ? उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। रिलायंस को एक रिफाइनरी लगाने के लिए कह दो, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं। रिलायंस को एक रिफाइनरी लगाने के लिए कह दो, अगर वर्ल्ड के अंदर वो रिफाइनरी 2 साल में लगती है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर वर्ल्ड की कोई दूसरी कंपनी या किसी दूसरी जगह पे वो रिफाइनरी 2 साल में लगती है और 10,000 करोड़ रुपए में लगती है, रिलायंस हैज दैट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कि वो उसको 1.5 साल में लगाएंगे और 8,000 करोड़ रुपए में लगाएंगे। एंड डोंट आस्क हाउ दे हैव दैट कैपेबिलिटी, बट दे हैव दैट कैपेबिलिटी एंड दे हैव प्रूव्ड मेनी टाइम्स दिस टू द वर्ल्ड। बहुत बार उन्होंने दुनिया को यह प्रूव करके दिखाया है कि हम जो प्रोजेक्ट 3 साल में लगता है, हम 2.5 साल में लगाएंगे। इट्स ए वेरी बिग थिंग, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज ए वेरी बिग थिंग। डे एंड नाइट काम करा के प्रोजेक्ट को 6 महीने पहले प्रोडक्शन स्टार्ट कराना, और उसका जो बेनिफिट होता है, यू कैन नॉट इमेजिन, जो इंटरेस्ट बेनिफिट होता है जो उसका, और फिर वो 10,000 करोड़ वाली चीज 8,000 करोड़ रुपए में लगाना, ये जानता है रिलायंस अच्छी तरह से कि ये उसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। यस, दिस इज देयर स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स सी द वीकनेसेस। व्हाट आर देयर वीकनेसेस? Their weakness is they are not technology leader. They are not considered good when it comes to the technology. They are in refinery business. They are in chemical business. They are the leader, in the world leader in these business. But they don't have the technical capabilities like Dow, like Exxon, like Shell, like Mobil. उनके पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज नहीं है जो नए केमिकल्स ला सके, जो नई टेक्नोलॉजी ला सके,
and they know that they don't have that technical capabilities, and they know that. मेरे को एक बच्चे ने ऐसे बोला कि उनकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटीज है, they are means प्राइमरी मार्केट लीडर इन द सेंस टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर। नहीं, रिलायंस की ये स्ट्रेंथ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बोल सकता हूं रिलायंस की ये वीकनेस है। हाउ दे ओवरकम दिस वीकनेस, मैं अगर आपको ये पूछूं कैसे वो इस वीकनेस से ओवरकम करते हैं, दे ओवरकम दिस वीकनेस, मैं आपको बोल सकता हूं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल एक्यूमेंट जो इंडिया में उनके पास है, प्लस उनकी एक और बड़ी स्ट्रेंथ है जिसका मैंने नाम नहीं लिया। एक उनकी और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसका मैंने नाम नहीं लिया, और जिसकी वजह से वो अभी तक भी इस मार्केट के लीडर बने हुए हैं। एंड मेरे को बता सकते हो वो स्ट्रेंथ क्या है? दे आर नॉट इनोवेटर्स, दे आर नॉट एट ऑल इनोवेटर्स। बता सकते हो उनकी बड़ी वो स्ट्रेंथ क्या है? देयर स्ट्रेंथ इज दे हैव द कैपेबिलिटीज टू लाइजन विद द गवर्नमेंट। इट्स सच ए बिग स्ट्रेंथ। लाइजन विद द गवर्नमेंट मीन्स if they want, they can bring the policies the way they want. वो जैसी पॉलिसी चाहें, नहीं, डोंट यूज दोज वर्ड्स, आई थिंक जो भी हैं, नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, आई डोंट बिलीव कि उनका कोलैबोरेशन उनकी एक पर्टिकुलर पार्टी से बनती है या दूसरी पार्टी से नहीं बनती है। बिजनेसमैन इज ऑलवेज ए बिजनेसमैन, ही विल ऑलवेज सी द अपॉर्चुनिटी। बिजनेसमैन इज नॉट लाइक दैट कि अरे मेरी तो इसी पार्टी से बना के रखनी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पार्टी कल को चली गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिजनेसमैन दोनों पार्टियों से बना के रखता है। अगर आप रिलायंस की कभी फंडिंग देखने का मौका मिल जाए तो उसने सारी पार्टीज को फंड कर रखा होगा। ये उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो जानते हैं। और यही स्ट्रेंथ है कि हो सकता है उन्होंने बहुत बार मार्केट लीडर्स को, वर्ल्ड लीडर्स को इस मार्केट में आने से रोका, बहुत बार। इसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो मार्केट से अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करते हैं। इसी स्ट्रेंथ के बेसिस से वो अपनी वीकनेसेस छुपाते हैं। क्या वीकनेस है? टेक्नोलॉजी, नो वीकनेस। प्रोफेशनल एनवायरमेंट, वीकनेस। मैं आपको बोल सकता हूं प्रोफेशनल एनवायरमेंट, वीकनेस। इनोवेशन, वीकनेस। लेकिन वो अपनी इन सारी वीकनेसेस को छुपाते हैं अपनी स्ट्रेंथ। वो मार्केट में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हैं इस स्ट्रेंथ से। वो मार्केट में आने वाली सारी थ्रेट्स जो वर्ल्ड लीडर देते हैं उनको, उसको कम कर देते हैं इस स्ट्रेंथ से। सो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा जब ये चैप्टर पढ़ोगे, इट इज द स्ट्रेंथ विच ड्राइव्स एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे इसके अंदर, खूब सारे मॉडल होंगे, तो हम उन मॉडल्स को देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे। हाँ, इससे रॉन्ग कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पर ये तो गलत है ना, ऐसा करते हैं, मान लो कोई ऐसा करता है तो ये तो गलत है, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं ये गलत है, बट ये हर जगह पे होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी कंट्री में होता है, ये हर जगह पे होता है, इवन यूएस में भी होता है। ठीक है, हाँ, पर लेवल का डिफरेंस हो सकता है, वहां पे थोड़ा कम होता हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर ये गवर्नमेंट लाइजनिंग और उसका बेनिफिट हर जगह पे होता है। ठीक है, पर देयर कैन बी द डिफरेंस इन लेवल, बट एनीवे वो उस चीज को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, हमें हमारे हिसाब से ही जाना है। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। ये चैप्टर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ये स्ट्रेटेजी होती है अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, या अगर वो अपने आप को मार्केट में लीडर रखना चाहते हैं, या इवन स्टेबल भी रखना चाहते हैं। तो यहां पे कुछ प्लानिंग बताई गई। वो प्लानिंग आप ऐसे कह सकते हो कॉस्ट रिलेटेड होती हैं, या वो प्लानिंग मर्जर एंड एक्विजिशन रिलेटेड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन नया प्लांट लगा सकते हैं, किसी चीज को एक्वायर कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यू विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, और इन स्ट्रेटेजी में से एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी होती है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखोगे आप लोग, जैसे मैं आप कुछ नाम लिख रहा हूं, हाँ, जैसे जस्ट कुछ नाम लिख रहा हूं। एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवेस्टमेंट। आई एम राइटिंग जस्ट सम नेम्स कि इस तरह से उनके सामने बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं कि वो एक्सपैंड करें, डाइवर्सिफाई करें, डाइवेस्टमेंट करें। ये वाली चीज दिखाना, दिस वन।
थोड़ा सा और इसको दिखा दो, इसी पोर्शन को बस। तो उनके पास और नीचे ले आओ, ये मेरे को दिखाना नहीं है, ये मैं दिखा चुका हूं। तो ये उनके पास डिफरेंट ऐसे कोस्ट लीडरशिप और भी होती हैं, हम लोग देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो लोग, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। अल्टीमेटली कंपनीज को सोचना होता है कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी के लिए जाना चाहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे यू विल हैव लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज। आपको सोचना होता है, कुछ जरूरी नहीं है एक स्ट्रेटेजी चुनो, एक स्ट्रेटेजी चूज करो, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी भी चूज कर सकते हो, मिक्स भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एलएनटी का केस बताता हूं आपको। एलएनटी ने क्या किया अराउंड 8 years बैक, 2002 के अंदर, 2002 या 3 के अंदर एलएनटी ने एक बड़ा ड्रामेटिक सा डिसीजन लिया, और डिसीजन ऐसा था कि पूरे इंडिया हिल गया था एक बार। आप पूछना अगर आपके कोई बिजनेस में हो इस तरह से, एलएनटी ने डिसीजन लिया कि वो अपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस को बेचेगा। एलएनटी जैसी कंपनी विच इज कंसिडर्ड ए वेरी स्टेबल, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये नायर, पीके नायर जो अभी उसका चेयरमैन है, एलएनटी का जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है, दे डिसाइडेड दे विल सेल देयर सीमेंट प्लांट। एंड पीपल वर सरप्राइज, एंड नॉट इवन सरप्राइज, मेनी बिजनेसमैन वर शॉक्ड कि यार एलएनटी का सबसे प्रॉफिटेबल डिवीजन, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला डिवीजन, और एलएनटी कह रहा मैं बेचूंगा इसको। एंड एलएनटी से पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन, क्यों डाइवेस्ट करना चाहते हो आप इस बिजनेस को? बोला नहीं, ये हमारी कोर कंपिटेंसी का बिजनेस नहीं है। ध्यान से सुनना, वर्ड सुनना पीके नायर के, ये हमारी कोर कंपिटेंसी नहीं है। सीमेंट प्रोड्यूस करना जेपी का काम है। आई एम सॉरी, आई एम बिकमिंग लिटिल रूड। सीमेंट प्रोड्यूस करना जेपी एसोसिएट का काम है। सीमेंट प्रोड्यूस करना मोदी सीमेंट का काम है। सीमेंट प्रोड्यूस करना ग्रेसिम सीमेंट का काम है। सीमेंट प्रोड्यूस करना एक टेक्निकल कंपनी का काम नहीं है। वी आर गेटिंग बैड नेम, सरप्राइजिंग थिंग, एंड दैट इज व्हाट ही सेड, वी आर गेटिंग बैड नेम बाय प्रोड्यूसिंग सीमेंट, कि एक इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंट बना रही है। एंड दे वांटेड टू डाइवेस्ट, एंड दे वांटेड टू डाइवेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, और उन्होंने आदित्य बिरला को बेच दिया। सीमेंट के सारे प्लांट जिसका नाम अब अल्ट्राटेक है, आप लोगों ने सुना होगा, इंजीनियर्स चॉइस, अभी भी वो यही नाम बोलते हैं, उन्होंने उठा के उसको आदित्य बिरला को बेच दिया कि नहीं, वी डोंट वांट टू कीप दिस बिजनेस विद अस। हम सिर्फ टेक्निकल चीजों में फोकस करेंगे, जहां पे जो हमारे जिस काम के लिए एलएनटी बना हुआ है, फॉर विच द एलएनटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एलएनटी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड टू मेक सीमेंट, एलएनटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू मेक boilers, power plants, make power plants, not run power plants, make power plants. L&T was established for that and we want to focus in that. Strategy, मैं आपको जो एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि L&T उसके बाद खत्म हो गया। L&T has grown much faster after that. तो ये स्ट्रेटेजी है। तो दे डोंट वांट टू कीप, इट्स लाइक दिस। इन्फोसिस, आप लोगों से मैं पूछता हूं, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति 20,000 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं। ध्यान से मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी देखना आप लोग। 20,000 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं, आप उनके पास जाओ और उनको बोलो सर एक सीमेंट प्लांट लगाते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, एक सीमेंट प्लांट लगाते हैं, आपको कम से कम जो आपके 20,000 करोड़ हैं 2 साल में 40,000 करोड़ बन जाएंगे। बताओ, ही विल से यस और नो। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, 20,000 करोड़ रुपए उसके पास पड़े हैं, आप उसको जाके बोलो सर सीमेंट प्लांट लगाते हैं 2 साल में 40,000 करोड़ हो जाएंगे, ही विल से यस और नो। मेरे ख्याल में जो बच्चे कह रहे हैं यस, प्लीज गो एंड रीड द हिस्ट्री ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसकी बैलेंस शीट पढ़ते हो, अगर आप उसके पर्सनल प्रोफाइल में मिलते हो, तो आप उसको पढ़ के देखो। ही विल नेवर इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस, ही विल नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस विच इज नॉट मैचिंग हिज कोर कंपिटेंसी। वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेयर होता है। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेंड कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आजकल जो एक टेक्नोलॉजी बनी हुई है कि किसी भी तरह से नई नई एनर्जी लेके आओ। सो बेसिकली इट इज नॉट दैट यू विल बी चूजिंग ए बिजनेस जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने किसी काम को सिर्फ प्रॉफिट के लिए चूज किया, मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं,
यू आर नॉट यूजिंग ए गुड स्ट्रेटेजी। हो सकता है इस कंट्री के हिसाब से थोड़े टाइम तक आपकी स्ट्रेटेजी काम कर जाए, थोड़े टाइम तक, 4, 5, 10 साल तक यू विल हैव टू कम डाउन। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पे कहते हैं टैलेंट, जो एक जनरल सी बात बताना चाहता हूं, टैलेंट इन एनीथिंग, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो, चाहे वो एक्टिंग के अंदर हो। ध्यान से सुनना जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। कहते हैं टैलेंट एक वेव की तरह होता है और वो अल्टीमेटली वहीं जाके सेटल होता है जहां वो डिजर्व करता है। ध्यान से सुनना लेना ये वाली बात मेरी। कहते हैं टैलेंट एक वेव की तरह होता है और अल्टीमेटली वहीं जाके सेटल होता है जहां वो डिजर्व करता है। अगर कोई उठा के उसको ऊपर भी बिठा देगा ना, वो अपने आप नीचे आ जाएगा, और जिसको कोई नीचे भी खींच के ले आएगा ना, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। इससे क्वेश्चन ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसको क्यों रिलेट कर रहा हूं टैलेंट से, अगर कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहा है, मे बी ही विल शूट अप लाइक दिस, बट अगर उसका बैड इंटेंशन है, विल कम बैक। नो बॉडी कैन स्टॉप दैट। मैं आपको बता सकता हूं, नो बॉडी कैन स्टॉप दैट। मे बी इट मे टेक ए जनरेशन और 2। ये भी हो सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर उसको 1 जनरेशन लग जाए या 2 जनरेशन लग जाए वापस नीचे आने में, बट अल्टीमेटली ऊपर वही रहता है जिसके पास टैलेंट होता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो अकाउंट्स में हो, चाहे वो टैक्स में हो, इन एनीथिंग। सो बेसिकली एनीवे तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जिसमें आप लोग देखोगे कि अच्छा, अगर कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, अगर कोई कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो ये नहीं कि सिर्फ सोच लिया कि चलो जी एक्सपेंशन कर लेते हैं, चलो जी डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं। नहीं, आपको अब नीचे वाले लेवल तक आना पड़ता है। अब आपको इस लेवल तक आना पड़ता है कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम फिनेंस कैसे करेंगे। अब आपको इस लेवल तक आना पड़ता है। तो आपका जो 5वां चैप्टर है वो आपको यह बताएगा कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, मतलब मार्केटिंग लेवल पे कैसे बनाई जाती हैं, फिनेंस लेवल पे कैसे बनाई जाती हैं। तो ये चैप्टर है। फिर आपका लास्ट चैप्टर है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। इस कैटेगरी के अंदर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, जिसके अंदर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखोगे कि कैसे स्ट्रेटेजी को जो आपने बना ली है डिफरेंट लेवल्स पे, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तब आपको पता चलेगा अरे बनाने में और इंप्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो, लेकिन जब आप रियल के लेवल पे जाते हो ना उसको लगाने के लिए, तब आपको ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आती हैं, तब आपको स्टाफ के रेजिस्टेंस झेलने पड़ते हैं, तब आपकी कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर वो आड़े आ जाती है। तो फिर आपको कैसे उस चीज को ओवरकम करना चाहिए, दैट विल कम अंडर द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स हैं। वैसे एक चैप्टर और है हमारा लास्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहा जाता है कि ये चैप्टर और ये चैप्टर जो मैं लास्ट में लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्दो वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, पर ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7। एक मिनट दिखा दे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये चैप्टर, ये आपका पूरा एसएम का सिलेबस ऐसे समझ लो, ये आपके सारे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 जिसमें मॉडल्स वगैरह पढ़ने हैं आपको, ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 7, इसमें ना आप बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एक तो आप ये वाला पोर्शन दिखा दीजिए एक बार के नीचे, एक तो आप पढ़ोगे इसके अंदर TQM, मैं अभी यहां पे यही लिख रहा हूं। एक आप पढ़ोगे BPR, एक आप पढ़ोगे 6 सिग्मा, शायद आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे इनके,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, बल्कि दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं इन टॉपिक्स में से। TQM, BPR, सिक्स सिग्मा और बेंचमार्किंग, प्लस एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं, इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। TQM, नॉट SQM, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सिरसा का भी एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है। प्लानिंग होती है जो टॉप लेवल करता है, फॉर्मुलेशन फिर ऑपरेशनल लेवल पे हो जाता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एक आप कह सकते हो डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस करेंगे। क्लासेस कितनी लगेंगी आप ये समझ लो, ऑन एन एवरेज एक चैप्टर वैसे 1 से 1.5 क्लास में हो जाता है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, पर मैं आपको हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर नोट करवाऊंगा, हर क्वेश्चन के। ठीक है, चलो तो मैं आपको सबसे पहले आज जो एक क्वेश्चन करा रहा हूं वो करा रहा हूं कि हम बिजनेस किसको कहते हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जस्ट वन क्वेश्चन ओनली फॉर टुडे। ये हमारा पहले चैप्टर का फर्स्ट डेफिनेशन है। जनरली कहा जाता है कि बिजनेस क्या होती है, एक्टिविटी फॉर सेल एंड परचेज। जनरली वेरी रो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। आई नो इट्स 5 o'clock, बट मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा। आप ऐसे कह सकते हो कि हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं सेल्स एंड परचेज की, या जनरली आप कहते हो कि रिमेनिंग बिजी इन सम एक्टिविटीज। बट आई एम जस्ट सेइंग बिजनेस मीन्स दीज आर द थिंग्स प्राइमरी। एक्टिविटीज फॉर सेल परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफ कोर्स जब सेल परचेज होएगा एंड मैन्युफैक्चरिंग अपने आप हो जाएगी, फॉर प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरली बिजनेस। दूसरा जो आपको इसमें देखना है, ऑल्दो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इस चैप्टर की एक बैकग्राउंड दूंगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि कोई भी बिजनेस के प्राइमरली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आपको याद रहने चाहिए। इसे इंपॉर्टेंट थिंग बहुत बार पूछ लेते हैं कि किसी भी बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और बच्चों को टिप्स पे पता होते हैं बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन बच्चों को जो टिप्स पे पता होते हैं वो प्राइमरली 2 ऑब्जेक्टिव पता होते हैं। कोई भी बच्चा सोच सकता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट, नो डाउट। एंड ए वेरी सिंपल थिंग, मैं अगर आपको बोलूं कि बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट, ट्रू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो इफ समबडी आस्क कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो आप बहुत ब्लाइंडली बोल सकते हो कि बिजनेस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। आप इसको कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। यस, बट क्या यही ऑब्जेक्टिव है? कहते हैं नहीं। मैंने आपको बोला ना कि अगर सिर्फ कोई प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो दे कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म। दे हैव टू थिंक फॉर सम अदर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ग्रोथ। एंड ग्रोथ ओनली फॉर, नॉट ग्रोथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ फॉर एम्प्लॉइज, ग्रोथ फॉर कम्युनिटीज। जब कोई बिजनेस ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ सोचता है, देन ओनली दे कैन ग्राइव। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ग्रोथ इन प्रॉफिट, रेवेन्यू, एम्प्लॉइज प्रोस्पेरिटी, कम्युनिटी प्रोस्पेरिटी, etc. You cannot make only profit as objective. You have to make the growth as another objective. Growth in profit, revenue,
एम्प्लॉइज प्रोस्पेरिटी, कम्युनिटी मतलब जिस कम्युनिटी में आप काम करते हो, जिस कंट्री के लिए आप काम करते हो, उनकी प्रोस्पेरिटी, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन, यस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, शुड बी, बट हम की ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं अभी, दैट ऑटोमेटिकली कम्स अंडर दिस। ठीक है, देन द अनदर थिंग इज स्टेबिलिटी, दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव। To have a stable operation. इट्स नॉट दैट कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट चाहते हैं, हमेशा ग्रोथ चाहते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि दे लुक फॉर स्टेबिलिटी। इनफैक्ट ये तो सर्वाइवल, इनका तो सर्वाइवल ही वो बना हुआ है। इनका तो सर्वाइवल ही वो बना हुआ है, एफिशिएंसी। लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोड्यूसर। दिस इज योर आंसर। अगर आपका ये एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एफिशिएंसी इज द पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अडेप्टेबिलिटी कह सकते हो, अडेप्टेबिलिटी अल्टीमेटली बिजनेस को अपने उससे अडेप्टेबल करना चाहिए। सॉरी, तो लास्ट अगर मैं इसके अंदर लिखूं एक और पॉइंट, सो दैट इज सर्वाइवल। ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के। अगर मैं मतलब आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर डिफरेंट आप नाम भी ले सकते हो कि लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोड्यूसर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दिस कम्स अंडर एफिशिएंसी एक्चुअली, एंड टू सर्वाइव इन एनी एडवर्स सिचुएशंस, दैट इज ऑल्सो देयर ऑब्जेक्टिव। शुड बी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यस ग्रोथ इज, मैंने आपको जो ग्रोथ बताया है, ग्रोथ इन प्रॉफिट, ग्रोथ इन रेवेन्यू, ग्रोथ इन एम्प्लॉय प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ इन कम्युनिटी प्रोस्पेरिटी, जो उनकी कम्युनिटी की प्रोस्पेरिटी होती है, सबके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ, मॉड्यूल रेफर करना है मैंने आपको, लेकिन की पॉइंट्स लिखवाने। आप देखोगे बहुत ही इजी सा लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं बहुत ही इजी सा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसान सा लिखा हुआ है। पर मैं चाहता हूं आप की पॉइंट्स लिखते जाना, आपका एक शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी सेम, आई कैन टू एन एक्सटेंड दे आर सेम, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होती है कि मेरा ऑपरेशन हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, मतलब आई शुड नॉट बी लुकिंग एट टू मेनी हिकअप्स। मतलब ये नहीं कि आज प्रॉफिट कम है, कल प्रॉफिट ज्यादा है, आज रेवेन्यू डाउन है, कल रेवेन्यू ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के काम के अंदर, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिजनेस को कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हो ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता।
ठीक है, और एक होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो जाए, वी विल नॉट गो आउट ऑफ बिजनेस। वो एक एम होता है, क्योंकि हम बिजनेस के बारे में एक चीज कहते हैं, एक ध्यान से सुनना, हम कंपनीज के बारे में एक चीज कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं। आप लोग मेरे ख्याल में अकाउंट्स में सबसे ज्यादा वर्ड यूज करते हो, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का ये अगर हम बिजनेस को गोइंग कंसर्न कहते हैं, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बिजनेस हैव द गट्स एंड कैपेबिलिटी व्हेन देयर सर्वाइवल। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोहतक कह रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एब्सोल्युटली वो अपने आप आपकी ग्रोथ में कवर होता है। अगर आप ऐसे सारी चीजों को वो देखते हो कि कोई भी अनफोर्सिबल सिचुएशंस को भी वो हैंडल कर सकते